हाल ही में किस योजना के तहत औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने के लिए एक मुश्त छूट की घोषणा की गई है? निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु, इसी को बोला जाता है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, सर्विस एक्सपोर्टेड डिया स्कीम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ईपीसीजी योजना के तहत कुछ क्षेत्रों के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से एक मुश्त छूट की घोषणा की है। अब कुछ क्षेत्रों को इसमें चिन्हित किया गया है, जैसे कि होटल है, होटल के साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर है, इसके अलावा एजुकेशनल सेक्टर है। इन क्षेत्रों को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट यहाँ पे देख पा रहे हैं। RODTEP, इसी को बोला जाता है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। योजना सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन के निर्यात के लिए विस्तारित की जाएगी। RODTEP को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2021 है, 1 जनवरी 2021, 1 अगस्त 2021। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन बना लेते हैं डी, ठीक है, 2 फरवरी 2021। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 जनवरी 2021 को सरकार हरित हाइड्रोजन ईंधन विनिर्माताओं को निर्यात योजना का लाभ देगी। यह योजना निर्यातकों को कुछ स्थानीय शुल्क के बदले रिफंड देने की तैयारी कर रही है। अब इसे ग्रीनफील्ड हाइड्रोजन के निर्यात में विस्तारित किया जाएगा। इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 2021 को लागू किया गया था। यही है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसके जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है? योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, MC मैरी कॉम, अनुराग ठाकुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, अनुराग ठाकुर। भारतीय ओलंपिक संघ ने, जो कि ठीक है, जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह के खिलाफ काफ़ी चर्चा में रहा है मामला, आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो जो नाम है इसमें, जैसे योगेश्वर दत्त का नाम है, योगेश्वर दत्त के नाम के साथ साथ यहाँ पे डोला बनर्जी, MC मैरी कॉम हो गया, सब यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है इन लोगों को। इसके अलावा ठीक है, योगेश्वर दत्त भी हैं। योगेश्वर दत्त के साथ साथ 7 सदस्यीय पैनल, जो कि यहाँ पे 3 इसमें दिया हुआ है। ये 3 आपको नाम याद रख के चलना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 1952, 1959, 1972, 1979। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1972 में। हर साल जो 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले तीनों राज्य इस वर्ष अपनी 51 आप काउंट कर सकते हैं जयंती, ठीक है, मना रहे हैं। 1972 में उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम द्वारा त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये है त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मेघालय। फाउंडेशन डे। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर डैश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे फ्लो चार्ट के माध्यम से, जनवरी 2023 में उद्घाटन किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा नई दिल्ली में ये किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में ये किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे समापन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान में रख के चलेंगे। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी 2023 तक सेना और भारतीय वायु सेना के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य में काकीनाडा के पास एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया? एम्फेक्स 2023 का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। यहाँ पे हिट कर दिया है किस राज्य में, काकीनाडा के पास। अब काकीनाडा जैसे कि आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ एक सैन्य अभ्यास किया। यह 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास था, जो कि 17 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया था। यह सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास, जिसका नाम है एम्फेक्स 2023 किया गया। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत का नामांकन होगा? कौन सा भारत का नामांकन होगा? चराईदेव मैदान, मोढेरा का सूर्य मंदिर, हरिद्वार के गंगा किनारे, भेड़ा घाट। अब ये बहुत चर्चा में रहा है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, चराईदेव मैदान। ठीक है, 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मैदान, जो कि एक पिरामिड के रूप में आप समझ सकते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत का नामांकन होगा। कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा? असम में। असम में आपको पता होगा कि अहोम जो कम्युनिटी का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जो कि मुगलों के नाक में एकदम दम करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अहोम समुदाय के उत्तर मध्यकालीन देखा जाए तो 13वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक टीला दफन परंपरा का मतलब ये लोग प्रतिनिधित्व करते थे, इसी टाइप का। अब इसमें देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कि मिस्र का पिरामिड है, फिर उसके साथ बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाया जाता था, खासकर राजा रजवाड़े के साथ। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को प्रतिस्थापित करता है, जिन्हें उनकी सामग्री के साथ दफनाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी को यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 2023-24 के लिए में भी शामिल कर लिया जाए। जैसिंडा अर्डने के स्थान पर न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? कार्मेल सेपुलेनी, एंड्रयू लिटिल, क्रिस हिपकिंस, डेविड पार्कर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जैसिंडा अर्डने की जगह क्रिस हिप जगह लेंगे। ठीक है, हिपकिंस जगह लेंगे। जैसिंडा अर्डने की इस्तीफा के बाद क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वह वर्तमान में पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के मंत्री हैं। भारत की सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे किस शहर में बनाया जाएगा? जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, पुणे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, पुणे में। भारत का सबसे गहरा मेट्रो रेलवे स्टेशन पुणे के सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन देख पा रहे हैं, अंदर समा जाएगा, 10 मंजिला इमारत, इतना इसकी गहराई है। तो पुणे में सिविल कोर्ट स्टेशन, जिसका नाम है चिंचवाड़ा। एक जंक्शन होगा जो 2 जगहों को ये कनेक्ट करेगा, फिर अलग अलग मार्गों के लिए, जैसे कि स्वार गेट एक तरफ जाएगा, यहाँ से स्वार गेट के तरफ, और यहीं से एक दूसरा भी रूट जाएगा जो जाएगा इंटरचेंज स्टेशन की तरफ, आप समझ सकते हैं, रामवाड़ी की तरफ।
रामवाड़ी के तहत। इसकी दूरी है 16 किलोमीटर और इसकी दूरी है यहाँ पे 17 किलोमीटर। पूरा पूरा ये ठीक है इस टाइप का यहाँ पे बिछाया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बैठक का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड की थीम के तहत किया गया है, जो कि बहुत ही ठीक है करेक्ट है, मतलब सही है। इसका थीम आपको ध्यान रखना है, कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। WEF ने तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर अपना पहला विषयगत केंद्र शुरू किया है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यही है एनुअल मीटिंग डावोस में देख रहे हैं 2023 का। इसमें सदस्य देशों ने जो रूस यूक्रेन संघर्ष और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर सारे लोग इसमें चर्चा भी किए। गणतंत्र दिवस से पहले गुजरात और राजस्थान के साथ भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए BSF द्वारा किए गए अभ्यास का नाम बताइए। रिपब्लिक अलर्ट, ऑप्स अलर्ट, सेफ रिपब्लिक अलर्ट, डेफ अलर्ट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्स अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले गुजरात और राजस्थान से लगी भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए BSF द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया था। स्पेशल कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑप्स अलर्ट। यह अभ्यास गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। खासकर गणतंत्र दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, ऐसे सारे समारोहों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए इस तरह का एक्सरसाइज या फिर सिक्योरिटी अलर्ट यहाँ पे पूरी तरीके से किया जाता है, खासकर सीमा वाले क्षेत्रों में। तो इधर हो जाएगा गुजरात का कच्छ का क्षेत्र और ऊपर हो जाएगा इधर राजस्थान का बाड़मेर का क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस के आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। संस्थागत श्रेणी में, इस श्रेणी को आप लोगों को ध्यान रखना है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्राधिकरण को, इसके अलावा साथ साथ मिजोरम को यहाँ पे जिसको दिया गया नाम ध्यान रखिएगा, लुंग लेई फायर स्टेशन, लुंग लेई फायर स्टेशन। और उड़ीसा में किसको दिया गया है यहाँ पे? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है। तो ये दो नाम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे भी ध्यान में आप लोग रख के चलेंगे। इन दोनों को वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 2022 में स्थापना की गई थी और इसमें वैसे व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है जो आपदा प्रबंधन से संबंधित हो, जिसमें वो किसी न किसी रूप में ठीक है किसी न किसी का सहायता किए हों। हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है, जैसे इस बार उड़ीसा और मिजोरम ने इसका पुरस्कार जीता हुआ है। आपदा प्रबंधन हेतु देख पा रहे हैं यहाँ पे निस्वार्थ सेवा को सम्मान। किस देश ने भारत में वीजा प्रसंस्करण में देरी को कम करने के लिए नई पहल शुरू की है? यूके, रूस, जर्मनी, अमेरिका। अब इसमें थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से आप करेक्ट उत्तर चूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लंबा समय लगता है देखा जाता है तो अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिकी जो वीज़ा लेने के संबंध में होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ठीक है वीज़ा प्रसंस्करण में देरी को कम करने के लिए ठीक है इस पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने भारत में वीज़ा प्रक्रिया को देरी को कम करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है नई पहल। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिक्योरिटी से तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटी है वीज़ा को प्राप्त करने की वो सब पूरा ही किया जाएगा। तो इसमें ये उपाय किया गया है कि जो भी पहली बार जो भी आवेदक हैं यहाँ पे खासकर इंटरव्यू वगैरह की जो भी यहाँ पे प्रक्रिया होती है, विशेष साक्षात्कार का समय पहले निर्धारित कर दिया जाए। इसके अलावा जो भी यहाँ पे
काउंसलर जो स्टाफ होते हैं, काउंसलर स्टाफ है, उनकी जो संख्या यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा भरसक सारे उपाय किया जा रहा है जिसकी वजह से कम समय में वीज़ा भारतीयों को मिल पाए। जनवरी में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन सारे ही जगहों देखा जाए तो जहाँ पे वाणिज्य दूतावास है वहाँ पे वीज़ा बैकलॉग को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में एक अलग दिन, जैसे आप देख पा रहे हैं, विशेष शनिवार साक्षात्कार दिन यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये साक्षात्कार दिन उन आवेदकों के लिए है जिन्हें व्यक्तिगत वीज़ा साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, DGCA इसको बोला जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? साहिल सिन्हा, सुरेश पटेल, विक्रम देव दत्त, अरुण कुमार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, विक्रम देव दत्त को DGCA के नए महानिदेशक बनाया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह 28 फरवरी 2023 को किसकी जगह लेंगे, ये नाम पूछा जा सकता है। अरुण कुमार की जगह लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग DGCA की बात करें तो क्या करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यह हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमन, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे, खासकर नागरिक उड्डयन से संबंधित यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा जो देखा जाए, ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल DGCA का ही होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का इरादा रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। 2025, 2030, 2035, 2040। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 2025। हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन बजट CM सुक्खू के द्वारा यहाँ पे किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भी जाना जा रहा है। बजट में हरित ऊर्जा के जो विकास है बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट के रूप में, ठीक है, स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। 2025 तक ये पूरा लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सुक्खू, उनको बोला जाता है सुखविंदर सिंह, ने कहा कि सरकार हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा, इन तीनों का उपयोग करके ऐसा करने का इरादा रखती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिम ऊर्जा HPCL हो गया, और ऊर्जा विभाग को इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, इसको यहाँ पे इस अचीव को पूरा करना है, ठीक है, इस अचीवमेंट को पूरा करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? 7 बच्चे हैं, 9, 11, 13। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 11। प्रधानमंत्री ने 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 11 विजेताओं के साथ बातचीत की, और इनको यहाँ पे दिया गया था 23 जनवरी को। ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिलहाल अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ बच्चों का यहाँ पे, ठीक है, इमेज भी लगा हुआ है। टोटल देख पा रहे हैं 4 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने बच्चे हैं? तो 11 बच्चे हैं, 11 विजेता हैं। नोरोवायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक संक्रामक है, इससे दस्त और उल्टी होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। केरल के
एर्नाकुलम जिले में 2 बच्चों को नोरो वायरस के लिए परीक्षण पूरी तरीके से सकारात्मक रहा है, इसीलिए चर्चा में रहा है। यह केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोरो वायरस अत्यधिक संक्रामक है, दस्त और उल्टी होती ही होती है। इसके अलावा यह हर एक उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यह इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले फ्लू से निकटता से संबंध है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे स्टमक या फिर इसको अस्टमक फ्लू भी बोला जाता है, अस्टमक फ्लू या इसको अस्टमक बग के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह फ्लू से संबंधित नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का कारण बनता है, इसीलिए तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का इसकी आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोरोना वायरस के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, सूरत, मुंबई, नोएडा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई में। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे, ठीक है, नारायण राणे ने मुंबई में नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 23 जनवरी 2023 को मुंबई के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। कॉन्क्लेव का जो आयोजन नेशनल SC/ST हब और MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया गया है। कई बार ये होता है ना कि SC/ST में जैसे यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि इनके लिए कौन सा स्कीम चलाई जा रही है, तो यहाँ पे जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साथ में मिलकर लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में डैश में 660 मेगावाट उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहली इकाई का परीक्षण संचालन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड में। झारखंड में 660 मेगावाट उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ट्रायल ऑपरेशन के सफल समापन के साथ NTPC की, यहाँ पे देख पा रहे हैं, NTPC की समूह की क्षमता लगभग देखा जाए तो 71 गीगावाट को पार कर गई है। उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सस्ती बिजली सुनिश्चित करेगा। इसमें कौन कौन सा राज्य है ध्यान रखिएगा? झारखंड को सप्लाई करेगा, साथ में बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। कैसी बिजली यहाँ पे? तो यहाँ पे सस्ती बिजली। 3 दिवसीय B20 जिसको बिजनेस 20 बोला जाता है, इंडिया मीट 22 से लेकर 24 जनवरी 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई। B20 इंडिया की थीम क्या है? B20 इंडिया की थीम क्या है? रेज, डेवलप, चेंज, क्लाइमेट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, रेज। 3 दिवसीय B20 इंडिया मीट का जो यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि आयोजन हुआ है, इसकी जो थीम है, यहाँ पे जो विषय है, रेज है। भारत और अन्य जैसे कि G20 सदस्य देशों के शीर्ष व्यापार अधिकारियों ने B20 इंडिया मीट में समावेशी विकास और वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। B20 इंडिया की थीम जैसे कि आपको पता है, रेज है, जो रिस्पॉन्सिबल, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर एक्सिलरेटेड, I फॉर इनोवेटिव, S फॉर सस्टेनेबल, उसके बाद E फॉर हो जाएगा इक्विटेबल।
इक्विटेबल, तो इसका आप लोगों को फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये यही इसका पूरा पूरा शॉर्ट फॉर्म है।